हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका और अपना पीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने साइंस के अंदर बायोलॉजी में दो चार टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिनमें से पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जिसे कहेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, कंप्लीट हो गया है। हमारा इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक है ग्रंथियां, जो कि एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि हमारा अंतःस्रावी तंत्र का भाग है। इसमें हम देखते हैं भी, सबसे पहले यदि मैं बात करूं, बात आती है कि अंतःस्रावी तंत्र क्या है। ठीक है भी, अंतःस्रावी तंत्र क्या है और इनसे रिलेटेड जो ग्रंथियां हैं वो ग्रंथियां क्या हैं। तो देखो भी, अंतःस्रावी तंत्र के जनक हैं थॉमस एडिसन। ठीक है भी, थॉमस एडिसन है जो अंतःस्रावी तंत्र के क्या है, जनक। और सबसे पहले जो रोग देखा गया था इसमें एंडोक्राइनोलॉजी में, तो वो रोग था कौन सा, एडिसन, जो कि कौन सी ग्रंथि में था, ये था भी एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित था एडिसन रोग। इसकी खोज किसने की थी अंतःस्रावी तंत्र की, थॉमस एडिसन ने। अब बात आती है कि ग्रंथियां क्या हैं। तो ग्रंथियां भी कोशिकाओं का ऐसा समूह है, ऐसा गुच्छा है, ऐसा वंश है जिससे कोई ना कोई तरल पदार्थ स्रावित होता हो। ठीक है भी, तरल पदार्थ स्रावित होता हो, वो क्या है, ग्रंथियां। अब देखो भी, जो ग्रंथियां हैं वो भी तीन प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं भी, तीन प्रकार की। पहली है बाह्य स्रावी, दूसरी है अंतःस्रावी और तीसरी है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है भी, बाह्य स्रावी कहेंगे भी एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड और इसको कहेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है भी, तो ग्रंथियां तीन प्रकार की होगी, बाह्य स्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों में फर्क क्या होता है भी, इस पर चर्चा करते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथियां होती हैं, देखो तीनों ही ग्रंथियां तरल पदार्थ स्रावित करती हैं। अब बाह्य स्रावी ग्रंथि है तो इससे निकलने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, अंत से निकलेगा उसको क्या कहेंगे, और मिश्रित से निकलेगा उनको क्या कहेंगे, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो देखो भाई, जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है, इस बाह्य स्रावी ग्रंथि से जो तरल पदार्थ स्रावित होगा वो या तो कोई एंजाइम होगा या कोई वर्णक होगा। ठीक है भी, लेकिन अंतःस्रावी तंत्र से निकलेगा, ग्रंथियों से निकलेगा, वो होगा हार्मोन। ठीक है भी, इस वर्णक को हम रस कह सकते हैं भी। ठीक है भी, रस अंतःस्रावी तंत्र से निकलेगा, उसे क्या कहेंगे, हार्मोन। और मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये है कि उससे एंजाइम भी स्रावित होता हो और हार्मोन भी स्रावित होता हो। ठीक है भाई, दो भागों में काम करती हो, बाह्य स्रावी ग्रंथि का काम भी करती हो और अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करती हो। ऐसी ग्रंथियां क्या कहलाएंगी भी, मिश्रित ग्रंथियां, जो एंजाइम भी स्रावित करे और हार्मोन भी स्रावित करे। अब चर्चा करते हैं हम सबसे पहले इनके अंतर में, डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखो भाई, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं कि कुछ एंजाइम या रस का स्रावण करती हैं। वो नलिकाओं में बहते हुए, जैसे मानो कोई ग्रंथि है, जैसे लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि में जो पैरोटिड लार ग्रंथि है, उससे जैसे लार स्रावित हुई, लार स्रावित होने के बाद वो नलिकाओं के माध्यम से और मुख में आके बिखर जाती है। ठीक है भी, और उसका जो काम होता है, जो इसमें एंजाइम होते हैं टाइलिन और लाइसोजाइम, वो मुख में आके बिखर जाते हैं, वहीं पे अपना काम करते हैं। तो हम कहेंगे कि वो नलिकाओं के माध्यम से बहते हैं, कौन, एंजाइम या रस। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन है, वो हार्मोन जैसे ही स्रावित होगा, जैसे पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है भी, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये मस्तिष्क में होती है। तो जैसे ही इससे हार्मोन निकलेगा, पिट्यूटाइन हार्मोन, वो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाएगा। और जैसे ही डायरेक्ट ब्लड में मिलेगा, तो जहां पे पहुंचना होता है, जहां पे उसका काम होता है, वहीं पे ब्लड के द्वारा पहुंचे जाता है। तो हम कहेंगे इसको नलिकाओं की आवश्यकता होती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती। तो इसे कहेंगे नलिका युक्त ग्रंथि और इसे कहेंगे
नलिका विहीन, नलिका युक्त ग्रंथि इसे कहेंगे और नलिका विहीन ग्रंथि इसे कहेंगे। अब बात आती है दूसरे अंतर की। तो जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां से जो एंजाइम निकले हैं वो डायरेक्ट किसी की ब्लड में ना आकर कहाँ रहे हैं भी, अंगों से संबंध रखते हैं, जबकि अंतःस्रावी तंत्र में किससे संबंध रखते हैं भी, ब्लड से संबंध रखते हैं। अब आती है मिश्रित ग्रंथियां। तो मिश्रित ग्रंथियां होती हैं वो दो भागों में काम करते हैं। अगला हिस्सा यदि अंतःस्रावी का है तो पिछला हिस्सा कैसा होगा, बाह्य का, और यदि अगला बाह्य का है तो पिछला क्या होगा, अंत का होगा। इसमें एंजाइम भी स्रावित होंगे और हार्मोन भी स्रावित होंगे। अब देखो भी हार्मोन के बारे में किसने क्या कहा था। तो देखो हार्मोन है जो स्टेरॉइड्स या पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स, इनके क्या होते हैं भी, ये इनसे मैंने क्या होते हैं, पदार्थ। अब ये सबसे पहले बात करूं कि इसकी खोज किसने की थी, हार्मोन शब्द की खोज किसने की थी। तो हार्मोन शब्द की खोज की थी भी किसने, स्टारलिंग ने। ठीक है भी, हार्मोन शब्द की खोज की थी किसने, स्टारलिंग ने। हार्मोन के बारे में कहा था एक वैज्ञानिक थे, हक्सले। ठीक है भी, हक्सले ने कहा था कि जो हार्मोन होते हैं वो एक संदेश वाहक रसायन होते हैं भी। कैसे वाहक होते हैं भी, संदेश वाहक रसायन होते हैं जो अपने संदेश को विभिन्न अंगों तक लेकर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भी अपना काम जो भी है, जैसे पीयूष ग्रंथि का काम है कि अंगों में वृद्धि करना, तो वैसे ही जो ये हार्मोन है, ये हार्मोन वहां पे संदेश लेकर जाएगा कि इस अंग में क्या करना है, वृद्धि करना है। ठीक है भी, तो ऐसे काम करता है अपना कौन सा, अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो हार्मोन है। अब एंजाइम है, वो एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम में ऐसे पदार्थ बोल सकता हूं मैं जो स्वयं भाग ना लेकर, ठीक है भी, स्वयं भाग ना लेकर अभिक्रिया के दर में क्या कर देता हो, चेंजमेंट कर देता हो। ठीक है भी, ऐसे ही यदि रसायन विज्ञान में बात करूं तो ऐसे ही कहलाते हैं उत्प्रेरक। ठीक है भी, एंजाइम एक उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं जो स्वयं अभिक्रिया में भाग ना लेकर अभिक्रिया की दर को या तो कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। तो हम कहेंगे खुद में क्या रहते हैं भी, नो चेंज रहते हैं भी। तो ये अपने जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको या तो कम कर देता है दर को या बढ़ा देता है, तो उत्प्रेरक की भांति काम करता है। अब देखो जो हार्मोन है, हार्मोन शब्द की खोज हो गई स्टारलिंग ने, और हक्सले ने कहा था कि ये क्या है, संदेश वाहक रसायन है। अब देखो ग्रंथियां, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, वो मुख्यतः दो प्रकार की हैं। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां तो कौन कौन सी हैं, अंतःस्रावी कौन कौन सी? वही हो गई हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथि, और ये मान रहा हूं मैं कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि हो गई जैसे लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, ठीक है भी, जिसे हम कहेंगे पसीना ग्रंथि। ठीक है, अच्छा, फिर हो गई हमारी जो आंखों में है लैक्राइमल ग्रंथि, लैक्राइमल ग्रंथि। ठीक है, ये सब हो गई बाह्यस्रावी ग्रंथि। ये बहुत सी हैं भी, इनका कोई वो नहीं है, पूरी बॉडी में लगभग ये मानो कि आप इनकी जो गिनती है वो नहीं कर सकते। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो कुल होती हैं 9, जिनमें से प्रमुख जो हैं वो कितने हैं भी, 7। और इन 7 को काउंट कर लेते हैं भी। सबसे पहले मैं सिर की बात करूं तो सिर के अंदर होती है, एक तो होती है भी पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, दूसरी होती है पिनियल ग्रंथि। ठीक है भी, पिनियल ग्रंथि। तीसरी हो गई हमारी, नीचे जैसे आएंगे गले में तो वो हो गई हमारी थायराइड ग्रंथि। उसके पीछे जस्ट होती है पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि। उसके नीचे जैसे ही आते हैं हम थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। उसके नीचे जैसे ही आते हैं हम तो हमारी होगी भी एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। और फिर नेक्स्ट और लास्ट है वो हो गई हमारी जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर होती हैं तो उन्हें कहते हैं अधिवृक्क, अधिवृक्क या अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है भी, जो हमारे कहाँ होती हैं, किडनियों के ऊपर। इसके अलावा जो 2 ग्रंथियां और बच गई, वो 2 ग्रंथियां हो गई जनन ग्रंथियां, जनन ग्रंथियां। तो उन जनन ग्रंथियों में
एक तो हो गई हमारी जो मादा की ग्रंथि है वो, और एक हो गई किसकी, नर की। तो दोनों जनन ग्रंथियां वो भी किसमें आती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में, जिसमें से एक तो हो गया आपका अंडाशय और एक हो गया वृषण। वृषण तो होता है, जो टेस्टिस तो होते हैं वो पुरुषों में होते हैं, जो अंडाशय होते हैं वो किसमें होते हैं, भी मादा में होते हैं। तो दो जनन ग्रंथियां हैं वो भी किसमें है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में। अब इनमें से इन ग्रंथियों में जो भी हमारी 9 ग्रंथियां हैं इनकी चर्चा करते हैं हम कंटिन्यूटी में। तो सबसे पहले मैं बात करूं, हमारी पहली ग्रंथि हो गई लार ग्रंथि, सॉरी हमारी पहली हो गई मान लो पीयूष ग्रंथि। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, भी मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में भी जो हड्डी होती है वो होती है स्फेनोइड हड्डी, स्फेनोइड हड्डी। इसका भी एक खड्डा होता है जिसे कहते हैं सेलिटर्सिका, नाम सेलिटर्सिका। ये एक खड्डा होता है भी, इस खड्डे में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। ये इसका जो आकार होता है, आकार वो चने के दाने के समान होता है। इसका जो वजन होता है, वजन वो होता है 0.6 ग्राम, ठीक है भी 0.6 ग्राम। अब 0.6 ग्राम का मतलब हुआ बहुत ही छोटा। तो मानव शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब आंसर क्या होगा, पीयूष ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है ये अन्य ग्रंथियों पर भी नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, ठीक है भी मास्टर ग्लैंड, जिसे कहेंगे हमें मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या हुआ भाई, मास्टर ग्रंथि, ठीक है भी मास्टर ग्रंथि। ये ग्रंथि अन्य ग्रंथियों पे क्या करती है, नियंत्रण रखती है। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये जो हमारी हड्डियां होती हैं मस्तिष्क की, 8 हड्डियां सॉरी कपाल की, उनमें क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। स्फेनोइड हड्डी होती है, उसमें जो खड्डा होता है सेलिटर्सिका नामक खड्डा, उसमें स्थित होती है, जिसका आकार होता है चने के दाने समान होता है, वजन 0.6 ग्राम। और मानव शरीर में अंतःस्रावी तंत्र की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होगी, पीयूष ग्रंथि, जिसे कहेंगे मास्टर ग्रंथि, ठीक है भी मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि। अब देखो भी आपने आपको मैं इसके बारे में बता देता हूं। पहले जो थाइमस ग्रंथि होती है, वो थाइमस ग्रंथि हमारे लिए कैसे इंपोर्टेंट होती है, कैसे नहीं। तो देखो भी जो ग्रामीण हमारे जो ये होते हैं थाइमस ग्रंथि, वो यहाँ पे दोनों चेस्ट के बीच में, ठीक है भी दोनों साइड के यहाँ पे जो फेफड़े होते हैं उसके बीच में स्थित होती है थाइमस ग्रंथि। इसका काम होता है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, मतलब कि एंटीबॉडीज तैयार करना। एंटीबॉडीज तैयार करने का मतलब ये हुआ कि किसी भी रोग के प्रति, किसी भी जीवाणु के प्रति, किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के प्रति, उसके प्रति जो अपनी एंटीबॉडीज तैयार करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। मानो जैसे पोलियो का वायरस आ गया, मरा हुआ वायरस आ गया, उसके प्रति एंटीबॉडीज तैयार करती, उसको मार गिरा है, मतलब कि बंदूक तैयार करती है, हथियार बनाती है, कौन है, थाइमस ग्रंथि। अब होता क्या है, जब ग्रामीण परिवेश के बच्चे और शहरी परिवेश के बच्चे में यदि मैं बात करूं तो इन दोनों में फर्क क्या है, आपने देखा होगा, कॉमन सी बात है कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं वो जब बचपन में होते हैं तो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, लेकिन जैसे ही वो 10, 12, 15 साल के हो जाते हैं उसके बाद वो बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। लेकिन जो सिटी के बच्चे हैं जिनको बहुत ही ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, वो बचपन में बहुत कम बीमार पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उनका बचपना गुजरता है उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा बीमार होने लगते हैं। उसका कारण क्या है वो आज जानेंगे हमें इस वीडियो के अंदर। तो देखो भी जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, साफ सफाई पे ध्यान न रखते हुए उनको सुख सुविधाएं तो दी नहीं जाती, वो किसी भी गंदगी को छू लेते हैं, हाथ लगा लेते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं, शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंट्री कर जाते हैं। जब ये एंटीबॉडी तैयार हो जाती हैं। अब सपोज एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा है, वो किसी मान लो गंदी नाली में जैसे ही कांटेक्ट में आया, उसके शरीर पे हजारों, लाखों, करोड़ों बैक्टीरिया जमे होते हैं। जैसे ही वो कुछ खाना वगैरह खाता है तो शरीर में बैक्टीरिया वगैरह एंट्री कर जाते हैं। एंट्री करेंगे तो उसके प्रति जो एंटीबॉडीज है, प्रतिरक्षा तंत्र उसके लिए एंटीबॉडीज तैयार करता है,
वो थाइमस ग्रंथि के अकॉर्डिंग करता है। तो जैसे ही वो कहेगा भी बाहर से कुछ आतंकी आए हैं, उन पर क्या करना है, हमला, तुरंत बंदूक तैयार करेंगे, ठीक है। और बंदूक तैयार करेंगे और बंदूक तैयार करते ही जैसे ही वो आएंगे क्या कर देंगे, गोली मार देंगे। तो जो शरीर में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आता है उसके प्रति क्या हो गई, हमारी एंटीबॉडी तैयार हो गई। अब जो थाइमस ग्रंथि है वो कितने साल तक सक्रिय रहती है, तो बात आती है ये, तो वो लगभग 12 से 13 साल की उम्र तक क्या रहती है, सक्रिय रहती है। और 12 से 13 साल की उम्र के बाद वो निष्क्रिय होती जाती है और उसका साइज है वो धागे नुमा होता जाता है, कमजोर पड़ती जाती है। तो अब मैं शहरी बच्चे की बात करूं तो शहरी बच्चे को क्या कहता है, जो सुविधाएं होती हैं वो बहुत ही ज्यादा ही जाती हैं, ठीक है। उनको जब वो छोटा सा होता है तब उनको जो कमरे में रखा जाता है उस कमरे में डिटोल वगैरह, फिनाइल वगैरह से उसको साफ रखा जाता है। और जब फिनाइल वगैरह साफ रखेंगे तो उसके शरीर पे कोई भी बैक्टीरिया या वायरस से कांटेक्ट में नहीं आएगा। जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो आपको पता है शरीर में जाएगा नहीं, उसके प्रति बंदूकें तैयार नहीं होंगी। तो बंदूकें तैयार नहीं होंगी तो उसको पता ही नहीं रहेगा कि कोई बैक्टीरिया, वायरस जैसी भी कोई क्या होती है, चीज होती है। यदि बच्चा कोई किसी के पास, गंदगी के पास चला भी जाता है तो उनकी माताएं, जो पिताजी होते हैं वो बहुत ही थोड़े शिक्षित होते हैं, थोड़ा बहुत अंग्रेज जानते हैं। और जैसे ही बच्चा पास आता है तो कहते हैं बेटा नो डर्टी, ये गंदी है। जैसे ही पास जाएंगे बच्चा वापस आ जाएगा और गंदगी को छुएगा नहीं। लेकिन उसको ये नहीं पता हम इसके फ्यूचर पर क्या कर रहे हैं, कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी गंदगी के पास जाएगा, बैक्टीरिया वायरस के कांटेक्ट में आएगा, शरीर में प्रवेश करेगा, एंटीबॉडीज तैयार होंगी, गोली मारना स्टार्ट करेगा, तो किसी भी रोग के प्रति हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि कोई ग्रामीण परिवेश का बच्चा है, वो आपने देखा होगा कि जो टिटनस को पोलियो वगैरह के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, टीका लगाया जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें मरा हुआ वायरस ही तो होता है, ठीक है। मरा हुआ वायरस शरीर में प्रवेश कराया जाता है। उसके प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज है वो उसको देती है कि भाई कोई वायरस आ गया, कोई भारी आतंकी आया है, उसके लिए गोलियां तैयार रखो। जैसे ही वो मृत है, वो जीवित होगा या जैसे ही कोई दूसरा वायरस आएगा तब तक गोलियां क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। और जैसे ही आतंकी आएंगे उस पर क्या कर दिया जाएगा, हमला कर दिया जाता है। अब ऐसे ही हम कहेंगे कि यदि हमारे बच्चे को इन फ्यूचर यदि स्टेब्लिश करना है, यदि मजबूती प्रदान करनी है हमारे शरीर में, जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करना है, तो उसको थोड़ा गंदगी के टच में आने दीजिए, मिट्टी में खेलने दीजिए। आप उसको नो डर्टी कहकर मत बुलाइए। क्यों? बस ध्यान ये रखें कि आपका बच्चा मल या मूत्र खा तो नहीं रहा है, उसको मल या मूत्र कुछ गंदी चीज खाने न दीजिए। कांटेक्ट में जिसकी आ रहा है आने दीजिए, ठीक है भी। क्यों? क्योंकि वो 12 साल तक ही एंटीबॉडी तैयार होगा। 12 साल तक आपने कांटेक्ट में नहीं लिया उसको, तो कांटेक्ट में ये 12 साल बाद थाइमस ग्रंथि खुद का काम करना भूल जाएगी। ये सोचेगी कि इस शरीर में कोई भी वायरस बैक्टीरिया आने वाला नहीं है, खुद कमजोर पड़ जाएगी और क्या हो जाएगी, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। अब कोई भी वायरस आ गया, मान लो जैसे ही 15 साल का हो गया और आपको पता है जब घर से बाहर घूमेंगे तो किसी ना किसी वायरस के या कांटेक्ट में आएंगे। और जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में आते ही मान लो राइनो वायरस जो जुकाम का वायरस है वही एंट्री कर गया, तुरंत करते ही उसके प्रति एंटीबॉडी तैयार नहीं है। और यदि एंटीबॉडी तैयार नहीं होंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। इस प्रकार शहरी बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं ग्रामीण परिवेश के बच्चों की अपेक्षा। तो आप भी अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने दीजिए और थोड़ा गंदगी के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आने दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 12 साल तक। उस बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर नहीं रहेगा, मजबूत हो जाएगा। हालांकि आपका जो बच्चा है वो 12 साल तक है तो थोड़ा बीमार पड़ने की संभावना रहती है, 1-2 बार बीमार होंगे। लेकिन जो शहरी बच्चे हैं उनको यदि ऐसे सुख सुविधाएं दी जाएंगी तो वो 12 साल तक तो बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन बाद में बीमार पड़ेंगे। तो आप भी अपने बच्चों की केयर करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा गंदगी के कांटेक्ट में आने दीजिए, नहीं तो आपका बच्चा 12 से 14 साल की उम्र के बाद बार बार बीमार पड़ेगा, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसे हर बात के लिए इंजेक्शन और टीका या दवाई दी। दोस्तों अब देखो जो हमने है वो अंतःस्रावी ग्रंथि में से एक ग्रंथि पढ़ ली है, बाकी ग्रंथि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है।
बने रहें हमारे साथ इस ग्रुप में। जो हमारा चैनल है वो है आपका PS क्लासेस। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो है वो कैसा लगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक है भी, धन्यवाद।